और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। ये तस्वीर आप सब लोगों ने अब तक देख ही ली होगी और जान भी गए होंगे कि क्या मामला है। अजीत भारती ने कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सदस्य आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान को कोट करते हुए अपनी वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आ गए तो राम मंदिर तुड़वा के वहां पे बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। उसके बाद उन पर कर्नाटक में किसी कांग्रेसी नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई और कर्नाटक पुलिस बिना लोकल पुलिस को बताए ही अजीत भारती के घर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत अजीत भारती ने लोकल पुलिस वालों को फोन किया कि जी ऐसे ऐसे आए हैं, आपको कोई सूचना है क्या? उन्होंने कहा नहीं। फिर बाबा की पुलिस आई और कर्नाटक पुलिस के 3 जनों को अपने साथ लेके चली गई। अब ये हिंदुओं की आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति नहीं है जिन पर एफआईआर हो रही है। पूर्व में भी ऐसा हम सब लोग देख चुके हैं। जैसे सब लोकतंत्र वाले रचित कौशिक को पंजाब पुलिस ने रात 9 बजे उठा लिया था, ऐसे ही बिहार वाले मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। आनंद रंगनाथन पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है और ओप इंडिया वाली जो नूपुर जे शर्मा है उनके खिलाफ बंगाल में इतने केस दर्ज हुए कि उन्हें इतना परेशान कर दिया गया कि उन्हें अपना होम स्टेट तक छोड़ना पड़ा। यही नहीं, आप रिसेंट में ही बीजेपी वाली नूपुर शर्मा का केस ले लें। उन्होंने एक किताब में लिखी बातें कोट की थी और उसी किताब के लिए दुनिया भर को जहन्नुम बना रहे भाईजान लोग सड़कों पे उतर आए थे कि इन्होंने सच कैसे बोल दिया। नूपुर के खिलाफ भी कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। आज उन्हें हाइडिंग में रहना पड़ रहा है। उनका अपराध क्या था? तो उन्होंने सच बोल दिया था टीवी पे आके। जैसे आप ट्विटर पे देख लें, मिस्टर सिन्हा का हैंडल हो गया, ये स्क्विंट नियोन हो गया, ये भीखू महात्रे वाला हो गया, इन सबको पुलिस का नोटिस आ चुका है। और बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनको आया है, जिनका मैं नाम आपके सामने नहीं ले पा रहा हूं, बट आ चुका है केवल और केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपनी एक्सप्रेस करने के कारण। जैसे भीखू महात्रे वाला आप लोग देख लें, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उनको पुलिस उठा के लेके चली गई थी। और ये जो नाम मैंने आपको बताया ये तो पॉपुलर नाम है, इन सबको आप जानते हैं। बहुत सारे तो वो हैं जिनके बारे में ना आप जानते हैं ना कभी आप लोग जान पाएंगे। जैसे बंगाल में ही कई जने हैं जो बेचारे दहशत में जी रहे हैं कि कब बंगाल की महान पुलिस घर पहुंच जाए। जैसे बंगाल का एक केस था कि किसी व्यक्ति ने किसी का बनाया हुआ कार्टून जो है वो शेयर कर दिया था, इसलिए उस बेचारे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर पे कुछ बंगाली लोगों के मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे जिसमें दहशत साफ दिख रही थी कि उन लोगों ने कोई मीम शेयर कर दिया था रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट और अब उनको इस बात का डर था कि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर ले। अब इन सब में हमको एक पैटर्न दिखाई देता है कि जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं वहां पे खास आइडियोलॉजी के लोगों पे एफआईआर होती है और पुलिस तुरंत अरेस्ट करने या नोटिस देने आ जाती है, जो आमतौर पे हम ऐसे देखते नहीं हैं। तो अब क्या किया जाए? सच बोलना छोड़ दें? हिंदुओं की आवाज उठानी बंद कर दें? ये तो जीते जी संभव है नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो हमें हर साल स्कूल में 15 अगस्त 1947 को 2 लड्डू और एक समोसा देके ये बता के भेज दिया जाता था कि भारत इस दिन आजाद हुआ था, हम लोग आजाद हैं। याद आया आपको? तो आप मुझे ये बताएं कि एक स्वतंत्र देश में नागरिकों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है तो काहे की आजादी? और ये तो स्वतंत्र देशों में बेसिक राइट्स हैं जो नागरिकों के पास होने ही चाहिए। मतलब कुछ ऐसा तो हम मांग भी नहीं रहे कि आप हमें मतलब 72 हुरे टाइप दे दो। हमने तो बहुत सिंपल फ्रीडम ऑफ स्पीच ही मांगी है। आप कहेंगे बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर साहब जब मेरी बातें सही हैं तो ये पुलिस वाले किसी की स्पीच के कारण, उसके कुछ कहे या लिखे के कारण उसे अरेस्ट करने कैसे आ जाते हैं? क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तो जो एस्पायरेंट्स हैं जो रोज लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को चाटते हैं तो वो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। उसमें एक राइट टू फ्रीडम करके राइट है जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। उसमें 19A करके एक राइट है कि नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। आइए मैं आपको ले चलता हूं नवाब जवाहरलाल नेहरू की सल्तनत काल में। हुआ कुछ यूं कि मई 1949 में बॉम्बे पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर्स पे 28 जनों को बॉम्बे पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया और फंडामेंटल राइट्स के तहत किसी को भी 3 महीने से ज्यादा दिन तक इंडेफिनिट डिटेंशन में रखना नल एंड वॉइड हो गया। अगर आपको 3 महीने से ज्यादा किसी को रखना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा, पर तब तक देश में ऐसा कोई एडवाइजरी बोर्ड ही नहीं बना था। यानी उस समय किसी को भी 3 महीने से ज्यादा दिन तक इंडेफिनिट और ओपन एंडेड प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब इसी को आधार बनाते हुए उन 28 डिटेनीज ने 6 मार्च 1950 को मुंबई हाई कोर्ट में बॉम्बे पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एक्ट को चैलेंज करते हुए याचिका दायर कर दी कि साहब हम तो 3 महीने से ऐसे ही पड़े हुए हैं जेल में बिना ट्रायल के। फिर 8 फरवरी 1950 को नए संविधान के लागू होने के ठीक 14 दिन बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन सबको छोड़ने का आदेश दे दिया।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे ओपन एंडेड प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो संविधान के विरुद्ध हैं। अब इस जजमेंट के 3 दिन बाद 11 फरवरी 1950 के सलेम सेंट्रल जेल में बंद 200 कैदियों ने हड़ताल कर दी कि हमें पॉलिटिकल डिटेनीज की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि कॉमन क्रिमिनल्स की तरह। अब इन कैदियों ने जेलर के आदेश को नकारते हुए वर्कशॉप पे काम करने से और सामान्य कैदियों की तरह काली टोपी पहनने से मना कर दिया। अब इस बात पे उनकी पुलिस से झड़प हो गई, कुछ पुलिस वाले और डिप्टी जेलर घायल हो गए। अब तो मैन इन पावर पर्सोनिफाइंग द माइट एंड मैजेस्टी ऑफ दिस स्टेट ने तय कर लिया कि इन्हें स्टेट की पावर दिखा के रहेंगे। पुलिस वालों ने उन 200 कैदियों को एक हॉल में बंद किया और डायर याद है आपको जलियांवाला बाग का, ठीक उसी स्टाइल में कैदियों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 22 कैदियों की मृत्यु हो गई और 107 जने घायल हो गए। अब इस घटना का असर इतना व्यापक था कि नेहरू को भी एंटी गवर्नमेंट पब्लिक सेंटिमेंट्स दिखने लगे थे। उन्हें दिखने लगा था कि पब्लिक का सपोर्ट जो है घट रहा है। अब इसी घटना से व्यथित होने वालों में एक नाम था रोमेश थापर। जीवन के शुरुआती दिनों में ये वामपंथी थे, बाद में अंत आते आते जब इनको वामपंथ की सच्चाई समझ आई तो इनका भी वामपंथ से मोह भंग हो गया। ये साहब क्रॉस रोड्स नाम से एक मैगजीन निकालते थे। इन्होंने मद्रास सरकार के खिलाफ आर्टिकल्स की सीरीज शुरू कर दी और इससे सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा, सरकार की छवि पर नेगेटिव असर होने लगा। तो अब क्या करें, कैसे रोकें? तो जी 1 मार्च को मद्रास सरकार ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत क्रॉस रोड्स के सर्कुलेशन पे बैन लगा दिया। रोमेश थापर ने 17 मार्च को जो एडिशन निकाला उसमें सरकार को लताड़ते हुए लिखा कि हम पे प्रतिबंध लगाना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के नेता सच से डरते हैं, इनके तरीके हिटलर और मुसोलिनी वाले हैं और ये आम जनता की आवाज का गला घोटने का काम कर रहे हैं। और 7 अप्रैल 1950 को क्रॉस रोड्स ने इस बैन के खिलाफ मद्रास सरकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। ये हुआ एक केस। अब आइए दूसरे पे। फरवरी 1950 में ही ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पे ढाका और अन्य कई हिस्सों में भयंकर दंगे हो रहे थे। हजारों की संख्या में प्रताड़ित हिंदू भागकर भारत आ रहे थे। आरएसएस वालों की ऑर्गेनाइजर नाम की एक मैगजीन आती है अंग्रेजी में, मुखपत्र कह सकते हैं आप। उस समय जब ये सब हो रहा था तो ऑर्गेनाइजर में नेहरू और नेहरू की सरकार की आलोचना करते हुए, उनकी नीतियों की आलोचना करते हुए, जैसे मुस्लिम इवैक्यूई प्रॉपर्टी, रिफ्यूजीज की दयनीय स्थिति और ईस्ट पाकिस्तान में वॉलेटाइल सिचुएशन पे आर्टिकल छप रहे थे। इसी सीरीज में नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लेकर विलेंस वर्सेस फूल्स नामक हेडलाइन से एक आर्टिकल छपा, जिसमें लिखा गया था कि द विलेनी ऑफ पाकिस्तान इज मैच्ड ओनली बाय आवर ओन इडियोसी। दूसरे आर्टिकल में ऑर्गेनाइजर एडवोकेसी कर रहा था कि जो भाईजान लोग अपने नए मदीने यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को हिजारत कर गए हैं, उनके खाली पड़े घर, वहां से जो रिफ्यूजी हिंदू अपना सब कुछ लुटा पुटा के भारत आ रहे हैं, उन्हें दे दिया जाए ताकि वे शरण ले सकें। और उस टाइम हिंदू रिफ्यूजीज की क्या स्थिति थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो हिंदू रिफ्यूजीज थे वो 2 वक्त की रोटी के लिए ब्लड बैंक्स में लाइन लगा के खड़े थे, अपना खून बेच रहे थे। जी, हिंदू रिफ्यूजीज वर सेलिंग देयर ब्लड एट ब्लड बैंक्स फॉर फूड। अब नेहरू की नीतियों की आलोचना दबेश्वर कांग्रेस में भी होने लगी, जिससे नेहरू इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपने कलीग्स पे बीइंग आउट ऑफ टच विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज का आरोप लगाते हुए अपने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। पर जवाहरलाल नेहरू को हिंदू रिफ्यूजीज से ज्यादा चिंता अपनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ होने वाली मीटिंग की थी। उन्हें डर लग रहा था कि ऑर्गेनाइजर वाले पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनकी मीटिंग ना खराब हो जाए। क्योंकि भाई जैसे लियाकत अली खान देखेंगे इंडियन प्रेस में ये छप रहा है, ये पाकिस्तान प्रेस में भी रिपोर्ट होता, तो लियाकत अली खान क्या पता है समथिंग काइंड ऑफ ऑफेंड हो जाए। अच्छा, ये सब तो हो ही रहा था कि भाई लियाकत अली खान क्या सोचेंगे, ये सब प्रेस में छप रहा है भारत में, ये दिख गया अगर उनको। उसके साथ साथ नेहरू के खिलाफ पब्लिक का प्रेशर भी बिल्ड हो रहा था। फिर नेहरू जी ने सोचा कि क्यों ना इनको सबको थोड़ी डेमोक्रेसी दिखा दूं मैं। और फिर 2 मार्च 1950 को ऑर्गेनाइजर में जो छप रहा है उसके कंटेंट्स के एनालिसिस के लिए कि इसका क्या इलाज करा जाए, सेंट्रल प्रेस एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग होती है। और उसी दिन दिल्ली के चीफ कमिश्नर साहब ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक प्री सेंसरशिप ऑर्डर जारी करते हैं कि ऑर्गेनाइजर के एडिटर और पब्लिशर सभी कम्युनल मैटर्स और न्यूज और पाकिस्तान के बारे में कोई भी व्यू इंक्लूडिंग कार्टून्स अदर देन डिराइव्ड फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज को छपने से पहले सबमिट करेंगे। सरकार देख के पास करेगी तो छपेगा, वरना नहीं छपेगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजर के जो एडिटर थे वे थे साहब केयर मलकनी। इनके नाम एक इनफेमस ऑनर और है कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसमें अरेस्ट होने वाले सबसे पहले व्यक्ति ये मलकानी साहब ही थे।
उन्होंने ऑर्गेनाइजर के अगले एडिशन में लिखा कि टू थ्रेटन द लाइब्रेरी ऑफ प्रेस फॉर द सोल ऑफेंस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी टू ऑफिशियल व्यू इन ईच एंड एवरी मैटर मे बी अ हैंडी टूल फॉर टायरेंट्स। अ गवर्नमेंट कैन ऑलवेज लर्न मोर फ्रॉम बोनाफाइड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिटीजन्स देन द फुलसम फ्लैटरी ऑफ चार्लटन्स। फिर 13 मार्च के एडिशन में मलकानी साहब ने लिखा कि प्रशासन अगर सही में चाहता है कि अगली फैक्ट्स ना छपें तो उसका एक ही तरीका है कि भैया अगली घटनाएं हो ही ना। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स बंगाल त्रासदी का कोई समाधान नहीं है। श्योरली द गवर्नमेंट डज नॉट होप टू एक्सटिंग्विश अ वोल्केनो बाय स्क्वेटिंग द मोर टाइटली ऑन इट्स क्रेटर। और इसी के साथ 10 अप्रैल को ऑर्गेनाइजर के एडिटर KR मलकानी और पब्लिशर ब्रिजभूषण दोनों थापर की राह पे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अप्रैल और मई 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कंकरेंटली दोनों केसेस ब्रिजभूषण वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली और रोमेश थापर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास की सुनवाई चली। दोनों केसेस फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें बहुत पब्लिसिटी मिली। कोर्ट के अंदर सरकार की भद पीट रही थी तो कोर्ट के बाहर आम जनता में माहौल ये बन रहा था कि ये भी कोई अंग्रेजों से अलग नहीं है, ये भी अंग्रेजों की तरह ही जनता को दबाने के लिए कानून का सहारा ले रहे हैं। इसी पे भाई जैसे होता है ना कि मतलब सोने पे सुहागा टाइप्स का 16 अप्रैल को JP नारायण जी ने ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज कॉन्फ्रेंस में सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कह दिया कि द PM ऑफ इंडिया टॉक्ड इन द लैंग्वेज ऑफ डिक्टेटर्स। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MC छागला ने 1 मई को पुणे में एक लेक्चर देते हुए सरकार को छील दिया। उन्होंने कहा कि द एग्जीक्यूटिव कुड ऑलवेज सी क्लाउड्स ऑन द हॉरिजन एंड एवरी क्लाउड वाज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ स्टॉर्म। फिर लखनऊ में डेमोक्रेटिक पार्टी और यूपी जमींदार्स को कॉन्फ्रेंस का एक जॉइंट सेशन होता है। वहां कांग्रेस के कद्दावर नेता CR दास के भाई, पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज और ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट PR दास ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। उन्होंने नेहरू जी को उधेड़ते हुए कहा कि वी हैव इन इंडिया टुडे अ वन पार्टी स्टेट जस्ट एट हिटलर्स जर्मनी वाज वन पार्टी स्टेट, मुसोलिनीज इटली वाज वन पार्टी स्टेट एंड स्टालिन्स रसिया इज वन पार्टी स्टेट। और मुझे इस बात का भय है कि कांग्रेस गैर कांग्रेसी दलों को पब्लिक ऑर्डर का बहाना बना के दबाने का प्रयास करेगी। और फिर बंगाल में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी गवर्नर कैलाश नाथ काटजू ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि वी मस्ट टेक केयर दैट इन द नेम ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट एंड स्टॉपिंग ऑफ सबवर्सिव एक्टिविटीज वी मे नॉट स्टिफल डेमोक्रेसी इटसेल्फ। और फिर ताबूत में आखिरी कील। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1950 को क्रॉस रोड्स और ऑर्गेनाइजर वाले मामले में अपना फैसला सुनाया। क्रॉस रोड्स में जजमेंट देते हुए कोर्ट ने क्रॉस रोड्स के सर्कुलेशन पे लगे बैन को क्वैश कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के जिन सेक्शंस को आधार बना के बैन लगाया गया था वो एक्ट अल्ट्रा वायर है और इसलिए इसे नल एंड वॉइड करार दिया जाता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अनलेस अ लॉ रेस्ट्रिक्टिंग अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज डायरेक्टेड solely against the undermining of the security of the state or the overthrow of it, such law cannot fall within the reservation under clause 2 of article 19 of the constitution। ऑर्गेनाइजर वाले केस में कोर्ट ने कहा कि जिन ग्राउंड्स पे ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वे बेबुनियाद हैं, सरासर गलत हैं। इसलिए न केवल प्री सेंसरशिप ऑर्डर को क्वेश किया जाता है बल्कि ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के उन सेक्शंस को भी इनवैलिड ठहरा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जिन ग्राउंड्स पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्रिज किया जा सकता है वे ग्राउंड संविधान में साफ साफ लिखे हुए हैं और उसके अलावा कोई भी ऑर्डर इंक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर was unacceptable in order to justify restrictions on free speech. The magnitude of disorder had to be so great that it seriously imperiled the security of state. सरल शब्दों में कहूं तो दोनों जजमेंट ने कोर्ट ने कहा कि जब तक until unless स्टेट की सॉवरेनिटी को ही खतरा ना हो, ऐसा ना हो कि स्टेट ही खत्म हो जाएगा, तब तक आप फ्री स्पीच पे कोई भी बैन नहीं लगा सकते। अब कांग्रेस सरकार के लिए जो कांग्रेस की आलोचना कर दे उसे पब्लिक सेफ्टी या थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर के नाम पर बैन करना असंभव हो गया। और आप देखें, मतलब ब्यूटी देखें, 4 महीने पहले ही संविधान सभा में इसी संविधान को दिस मैग्निफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट एलाबोरेट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स येट फ्रेम्ड बाय एनी स्टेट कहने वाले नेहरू के लिए यही संविधान उनकी राह का रोड़ा बनने लगा था। अच्छा, जो फंडामेंटल राइट्स नेहरू की आंख की किरकिरी बन गए थे, उन फंडामेंटल राइट्स को अंबेडकर ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट कहा था। यानी संविधान की जो आत्मा है, संविधान का जो हृदय है, वो फंडामेंटल राइट्स थे जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मेंशन थी।
पर नेहरू तो नेहरू भाई, जवाहरलाल नेहरू का तो टोरा था, मतलब हवा थी, जलवा था भाई का। उन्होंने तय कर लिया कि इस संविधान को उसकी औकात ही बता देंगे, चाहे बेशक उसके लिए संविधान की आत्मा, उसके हृदय की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। और उन्होंने संविधान में पहला संशोधन करने का मूड बना लिया था। ये खबर मार्केट में आ गई थी, लोगों को पता लग चुका था, बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल रहे थे, लिख रहे थे। नेहरू को समझाते हुए स्पीकर जीवी मावलंकर ने लिखा कि देश के राष्ट्रपति की तरह उन्हें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती। यानी राष्ट्रपति जो थे उस समय देश के, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करने के पक्ष में नहीं थे। फिर मावलंकर आगे लिखते हैं कि और अगर फिर भी अमेंडमेंट करना है तो बिन पब्लिक की राय लिए नहीं होना चाहिए। पर नेहरू तो नेहरू, वामपंथी तो थे ही, और वामपंथियों से बेहतर न्यू स्पीक का उदाहरण आपको कहां देखने को मिलेगा। उनके लिए शब्दों के अर्थ उल्टे होते हैं। जैसे जब वो डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहा हो तो इसका मतलब आप मान सकते हैं श्योर शॉट कि वो डिक्टेटरशिप चाह रहा है। अगर वो फ्रीडम लिबरेशन की बात कर रहा है तो भागिए, आप समझ लीजिए कि निर्दोष लोगों का मसकेयर होगा। अगर वो बार बार संविधान की दुहाई दे रहा है तो आप ये मान लें कि वो, तो जो हमारे नेहरू जी थे वो भी बस बातें सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेसी की करते थे क्योंकि सुनने में थोड़ा कूल लगता था। अंदर से तो वे शुद्ध टोटलिटेरियन ही थे। और ये प्रूफ करते हुए कि वे कितने बड़े तानाशाह हैं, और मतलब वो कितने बड़े चाचा नेहरू नहीं, चचा नेहरू हैं। उन्होंने 19 मई 1951 को देश की संसद में पहला अमेंडमेंट बिल जो है वो प्रस्तावित कर दिया, और 2 जून की शाम 6:40 पे यह अमेंडमेंट पास हो गया। और इसी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ लिबरलिज्म वर्सेस नेहरू में नेहरू संविधान की हत्या करके विजयी हुए। आर्टिकल 15, 19, 31 में संशोधन किए गए, जिसके बाद अंग्रेजों के जमाने के आईपीसी के ड्रैकोनियन सेक्शंस जैसे 124A, 153A दोबारा रिवैलिडेट हो गए और ऑपरेशनल हो गए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पास हुआ था उसके फंडामेंटल राइट्स के सामने ये सेक्शंस रिडंडेंट थे। और आज आप देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को करटेल करने के लिए सरकारें सबसे ज्यादा किस धारा का प्रयोग कर रही हैं। अजीत भारती समेत जितने भी नाम मैंने शुरू में बताए थे, उन सबको परेशान करने को इन्हीं धाराओं का सहारा लिया जाता है। 124 है, 153 लगा दो, इसमें 295 और जोड़ दो अगर थोड़ा और परेशान करना है। और इन धाराओं पे बहुत कुछ होना जाना नहीं है, पर आप तो जानते ही हैं कि इस देश की मतलब न्याय व्यवस्था के बारे में किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट इटसेल्फ। मतलब आप ऐसा मान लें कि आईपीसी तो अंग्रेज बना के गए थे। हमारे संविधान में जो बहुत सारी बातें थी वे उस आईपीसी के बहुत सारे ड्रैकोनियन सेक्शंस को नल एंड वॉइड कर रही थी। पर नेहरू, चचा नेहरू के इस पहले अमेंडमेंट से ये सब ड्रैकोनियन धाराएं ऐसी परमानेंट हो गई जैसे दिल्ली एनसीआर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो गए। और जानते हैं जिस संसद में नेहरू ने इतना बड़ा अमेंडमेंट किया जिसने संविधान की आत्मा ही मार दी, वो संसद कायदे से पूरी तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी नहीं थी, क्योंकि जो लोग उसमें चुन के गए थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होने के बाद चुन के नहीं गए थे। उनका चुनाव भारत की बहुत कम आबादी ने किया था, क्योंकि तब तक 18 वर्ष के ऊपर सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो कायदे से तो ये डेमोक्रेटिक अमेंडमेंट भी नहीं कहा जा सकता। लोगों ने कहा था कि भाई चचा रुक जाओ, 6 महीने बाद पहला चुनाव है देश का जिसमें 18 साल से ऊपर के सारे लोग वोट डालेंगे, उसके बाद जो निर्णय आए कर लेना आप। पर चचा तो चचा नेहरू थे। और हिपोक्रेसी भी सुसाइड करने की सोचती होगी जब वो देखती होगी कि संविधान के असली और प्रथम हत्यारे का परपोता देश की संसद में संविधान बचाने की नौटंकी करता है। नहीं मतलब मोहिनी ग्रुप ऑफ थिएटर्स वाले भी इसकी एक्टिंग देख के शर्मा जाएं कि यार इस बंदे को हमें लेना पड़ेगा। जब ये फुल कॉन्फिडेंस में संविधान हिला रहा था ना ऐसे ऐसे, कोई जाके इन तमाम संविधान रक्षकों को बताए कि संविधान की हत्या वास्तव में चचा नेहरू ने की थी। और अगर ये सही में सीरियस है संविधान बचाने को, तो मोदी पे दबाव बनाए कि फर्स्ट अमेंडमेंट को रिपील करो, संविधान की आत्मा को फिर जिंदा करो। पर ये ऐसा करेंगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि एक्टिंग करना अलग बात है, सही में ही कुछ मीन करना अलग बात है। तो दोस्तों ये था पहला पॉलिटिकल किस्सा, संविधान हत्यारे नेहरू और संविधान की वास्तविक हत्या का। किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछली दोनों वीडियो में आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद भी क्या कहूं, मतलब अभिभूत हूं मैं। तो हमारी पूरी टीम आपकी आभारी है। सत्य की इस लड़ाई में बस आप ही हमारे पास हैं। सहयोग बनाए रखिए, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।